हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोगों ने जो संधि स्टार्ट की है, इसकी 2 क्लासें हो गई हमारी। और ये जो तीसरी क्लास है, मैं आज आपको संधि के प्रकार में, यानी कि हम स्वर संधि के प्रकार में चले गए थे। स्वर संधि का हमने स्वर संधि के प्रकार मैंने आपको सारे बता रखे हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। और जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि होती है, उसके बाद वृद्धि संधि, और उसके बाद यण संधि और अयादि संधि। और आज जो स्टार्ट करने वाला हूं मैं, ये हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को समझने के लिए हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। तो ये जो है, जैसे दीर्घ संधि कैसे होगी, हमने जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था कि संधि जो है, जो जो स्वर संधि है, इसमें कुल 121 जोड़े बनते हैं। तो यहाँ जोड़ा बनाना है हमें। हमें क्या करना है, देखना। हमें ये पढ़ा था हमने कि प्रत्येक स्वर खुद के साथ योग करता है और साथ साथ अन्य सभी स्वरों के साथ क्या कर लेता है, वो योग कर लेता है। तो उसे समझेंगे हम लोग। जैसे कि ये स्वर अ है, ठीक। अ खुद के साथ भी योग करता है, अ हमारा खुद के साथ भी योग कर लेता है। यानी कि अगर ये खुद के साथ ही योग करे, जैसे खुद के साथ ही अगर योग करता है, तो ये आ बनता है। आ, ठीक है। अ प्लस अ में, यानी अ प्लस अ मिलकर क्या बन जाएगा, हमारा आ बन जाएगा। यानी कि ये खुद के साथ भी क्या कर रहा है, योग कर रहा है हमारा, ठीक है। और खुद के साथ योग करने के साथ साथ ये सभी स्वरों के साथ योग करेगा। जैसे कि ये आ के साथ भी योग कर लेगा, ठीक है। आ के साथ भी योग करेगा, और ई के साथ भी, ऊ के साथ भी, ये सभी स्वरों के साथ वो फिर अलग अलग प्रकार की संधि बनेगी। तो फिलहाल हमने यहाँ देखना है दीर्घ संधि कैसे बनेगी। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक। अब यहाँ जब अ प्लस अ मिलेगा तो आ होगा, यानी बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और जब आ के साथ अ मिलेगा, यानी कि चाहे यहाँ पे हम देखते हैं अ प्लस अ मिले तब भी आ होगा, या अ प्लस आ मिले तब भी आ बनेगा। और चाहे आ प्लस अ मिले तब भी आ बनेगा हमारा। और उसके बाद जब आ प्लस आ बन जाए, ये तब भी आ मिले आ ही बनेगा, ठीक। और जब ये तो हो गया क्या, अ आ का योग, ठीक। अ आ का योग हो गया, यानी अ के साथ अ मिलता है तो आ बनता है। आ के साथ चाहे अ मिले, या फिर आ के साथ अ मिले, या फिर आ या आ मिले, तब भी आ ही बनेगा, ठीक। अब वैसे ही हम देखेंगे इसमें, या हम देखेंगे छोटी ई प्लस छोटी ई मिले तब भी बड़ी ई बनेगी। और जब छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल जाए तब भी ये बड़ी ई बनेगी, ठीक। और या फिर बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिल जाए, ये तब भी बड़ी ई बनेगी, ठीक है। और उसके बाद हम ऊ का देखेंगे। ऊ में क्या होगा, दीर्घ संधि में जब ऊ प्लस ऊ मिले, ये तब भी ऊ बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। और छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ मिले तब भी बड़ा ऊ बनेगा। और चाहे बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिले तब भी बड़ा ऊ बनेगा, ठीक। और उसके बाद हम देखेंगे, चाहे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल जाए तब भी बड़ा ऊ बनेगा, यानी कि ये दीर्घ संधि है, ठीक है। तो दीर्घ संधि हमारी कौन कौन से वर्णों में, अ आ ई ऊ तक ही दीर्घ होता है, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी दीर्घ संधि। जब ऊ के साथ ऊ मिलेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा। ई के साथ छोटी के साथ छोटी मिलेगी तब भी बड़ी बनेगी, ठीक है। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है मुक्तावली, इसको तोड़ते हैं हम, तो इसका बनता है मुक्त, मुक्ताधन अवली बनेगा, ठीक है। मुक्ताधन अवली। अब हमें ये समझना है, संधि ये पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप सीधे सीधे जाके संधि कर रहे हो, कहीं से भी अर्थ नहीं आ रहा है। यानी कि संधि में क्या होना चाहिए, आपका इस वाले पद का भी एक अर्थ पता हो आपको, और इसका भी एक अर्थ निकले। अगर किसी संधि को, किसी शब्द को हम तोड़ रहे हैं और 2 पद बना रहे हैं, और 2 पदों का अगर अर्थ नहीं आ रहा है, तो फिर वो संधि नहीं है, ठीक है। उसका अर्थ कुछ अन्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मुक्ताधन अवली है, ठीक। अगर हम चाहें तो यहाँ पर मुक्त भी हो सकता है, यहाँ पर मुक्त भी हो सकता है। मुक्त धन अवली से भी आपकी संधि बन जाएगी, लेकिन ये हम करेंगे नहीं प्रयोग। संधि तो हो जाएगी लेकिन नहीं करेंगे इसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसका अर्थ और इसका अर्थ बैठना चाहिए। जैसे मुक्ता का अर्थ है, मुक्ता का अर्थ होता है मोती, मुक्ता का अर्थ होता है मोती, ठीक है। अब मुक्ता का अर्थ है, मुक्ता का अर्थ है मोती, और यहाँ अवली का अर्थ होता है पंक्ति,
अवली का अर्थ होता है पंक्ति या लाइन, ठीक है। तो मुक्तावली का मतलब क्या हो गया कि मोतियों की पंक्तियां, यानी कि मोतियों की माला की बात कर रहा है। अगर हम इसे संधि ऐसे कर लें, मुक्त धन अवली कर लें, मान लीजिए इसको हमने क्या किया, मुक्त धन अवली किया, बन तो जाएगा, संधि तो इससे भी हो जाएगी क्योंकि दीर्घ ही करना है हमें। यहाँ हम अ प्लस अ करेंगे, ये आ हो जाएगा, ठीक है, हो तो रहा है संधि। लेकिन इस शब्द का अगर कोई अर्थ नहीं है, फिर इस शब्द का अगर अर्थ नहीं है तो फिर हमारा संधि गलत हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर हम देखें, मुक्त का मतलब होता है आजाद, यानी खुला, बिल्कुल खुला, आजाद, ठीक है। अब मुक्त, खुला मतलब खुले की कोई माला थोड़ी ना होती है, माला तो किसकी होती है, मोतियों की होती है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे एक शब्द होता है, अगर आपके पास कभी ये शब्द आ गया, मान लीजिए मुक्ताकाश, ठीक है, मुक्ताकाश आया शब्द है। अब इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, क्या आप इसे ये करेंगे मुक्ताधन अवकाश करेंगे, या फिर मुक्तधन, सॉरी, मुक्तधन या मुक्ताधन आकाश करेंगे, या फिर मुक्तधन आकाश करेंगे। इसे क्या करेंगे अब हम, देखो अब यहाँ पर क्या है, मुक्ताकाश, और अब क्या संधि विच्छेद होगा। देखो अगर देखा जाए तो दीर्घ तो यहाँ पर भी हो रहा है, आ के साथ आ मिलेगा तो आ बन जाएगा, और यहाँ पर ओ के साथ आ मिलेगा तब भी आ हो रहा है इसे। लेकिन शब्दों का एक अर्थ होता है, और संधि के अंदर जब तक आप संधि के शब्दों का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर कोई संधि का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो मुक्ताकाश है हमारा, अब देखिए मुक्ता मतलब मोती है, अभी हमने इसका अर्थ समझा था, इसका अर्थ मोती है, ठीक है। तो मोतियों का आकाश तो नहीं होगा, मोतियों का आकाश तो नहीं होगा ना। तो आकाश क्या होता है, खुला होता है एकदम, मुक्त आकाश, इसलिए इसको मुक्ताकाश कहते हैं। तो जब संधि विच्छेद होगा तो मुक्त धन आकाश होगा, ना कि मुक्ताधन आकाश। मोतियों का आकाश नहीं होता, हाँ मोतियों की माला जरूर होती है। अवली का मतलब होता है पंक्ति या कतार या माला। अब इसको अवली भी कह सकते हो आप लोग, और इसको अगर शुद्ध शब्द देखा जाए तो ये आवली भी होता है, ठीक है। आवली या अवली जो है, दो शब्दों, दोनों शब्द शुद्ध है इसके, अवली भी और आवली शब्द भी क्या है, शुद्ध है इसका, ठीक। तो देखिए अगला जो शब्द है हमारा, ये वो शब्द है वातायन। इसमें दीर्घ संधि हो रही है, जैसे मुक्ताकाश में आप लोग समझ गए होंगे, मुक्ता धन आकाश हमारा बन गया है, यह आ प्लस आ मिलकर क्या बना, आई बना, ठीक। अगला जो शब्द हमारा वातायन लिखा हुआ है, देखिए वात धन अयन होता है, वात धन अयन, ठीक है। हमें क्या करना है, एक साइड से ओ लेके आना है या आ लेके आना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ दोनों तरफ ओ आ गए हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ ओ आए तो हमने क्या करा, हमने इसको आ बना दिया, क्योंकि छोटा छोटा मिलकर क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, दीर्घ बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा आ बना। अब हमने क्या करा, वात था वातायन कर दिया हमने। अब दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, फिर संधि का मतलब है दोनों शब्दों का अर्थ आना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है संधि करने का, ठीक है। इन दोनों शब्दों का अर्थ हो पता। तो देखो जैसे ये वात है, वात का मतलब होता है हवा, वात का मतलब होता है हवा, और वात धन अयन है ना, अयन का मतलब है एक स्थान, स्थान, ठीक है। अयन यानी हवा आने का स्थान, वातायन का मतलब क्या हो गया, हवा आने का स्थान। तो हम इसको हवा आने का जो स्थान होता है वो होती है खिड़की, ठीक है। तो वातायन आप खिड़की या दरवाजों को कह सकते हैं, जहां से हवा आती है उसे कहते हैं वातायन, ठीक है। तो आपको अर्थ पता हो, वात का मतलब होता है, क्या होता है वात का अर्थ, हवा, ठीक। तो अयन मतलब हवा आने का स्थान, ठीक। जैसे अगला शब्द है हमारे पास लघुत्तर, लघुधन उत्तर करेंगे हम, लघुधन उत्तर, ये ध्यान देना है, लघुधन उत्तर नहीं होता, उत्तर होता है, इसमें एक और तो होता आधा, ठीक। तो हमने ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, छोटा ऊ आ गया, हमने यहाँ पे देखा था ऊ के साथ ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, तो ऊ है और सामने से भी छोटा ऊ है, अब बनना इसको क्या है, दीर्घ बनना है, यानी बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा, इसको हम लिखेंगे लघुत्तर, ये शब्द हो जाएगा हमारा, लघुत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ये गौर करने वाली बात है, कई बार ऐसा भी होता है यहाँ ये शब्द लिखा हो और इसका संधि विच्छेद, ये देखिए आप, ये लघुत्तर है, ठीक है। लघुत्तर और लघुत्तर में अंतर होता है, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। जैसे कि इसको हम देखेंगे, इसमें हम संधि करेंगे तो इसमें लघुधन उत्तर ही करना पड़ेगा हमें, इसका दीर्घ नहीं बन सकता क्योंकि ये छोटा छोटा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो शब्द है ये तर है, ये उत्तर नहीं है, ये केवल तर है, ठीक है। क्यों तर है, देखिए यहाँ पे ये तर है, इसमें कि तर उत्तर नहीं। यहां से हम कैसे बनाएंगे इस शब्द को, देखिए जैसे कि इसमें
तर प्रत्यय जुड़ा है, लघु के साथ तर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तर प्रत्यय उसमें जुड़ता है जब विशेषण की, आगे हम पढ़ेंगे, विशेषण की दूसरी अवस्था होती है। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं होती है उसकी विशेषण की। यानी कि उसमें जब किसी एक की तुलना किसी दूसरे से हो तो वहां तर प्रत्यय भी लगा सकते हो आप तुलना में। और अगर किसी एक की तुलना सबसे हो जाए तो वहां फिर होता है उत्तमावस्था, वहां विशेषण की उत्तमावस्था होती है। तो इसीलिए यहाँ पर लगा हुआ है तर प्रत्यय, यानी एक के साथ एक क्या, तुलना करना। लघुत्तर का मतलब है छोटा, लघुत्तर का मतलब है निम्न, यानी कि निम्न की बात कर रही है, करा गया है। अब यहाँ बात की है छोटे उत्तर की, इसलिए लघुधन उत्तर होता है, तब जाके दीर्घ बनता है, लघुत्तर हो जाता है। और उस वाले में क्या था, तर प्रत्यय लगा था केवल। ठीक है, वो शब्द वैसे ही लिखा जाता है लघुत्तर में। अब एक शब्द लिखा हुआ है इधर देखिए, अस्ताधन अचल, अस्ताचल लिखा हुआ है, नीचे एक शब्द है अस्ताचल। अब इसका संधि विच्छेद हमें ये पता होना चाहिए कि हम अस्त करेंगे या अस्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है अस्त धन, सॉरी यहाँ पर अस्त धन अचल होना चाहिए। ठीक, अस्त का मतलब होता है डूबना, ठीक, डूबना होता है। और ये अचल है, इस शब्द को ध्यान से समझना, आगे बहुत काम आएगा ये शब्द हमारा। जैसे अचल है, इसका मतलब है, देखिए, चल, चलने वाला, अचल मतलब जो नहीं चलने वाला, अ लगा दिया, अ का अर्थ हिंदी में नहीं के लिए होता है। ठीक है, तो अ मतलब नहीं, चल, चलना। और कहने का मतलब जो चलता नहीं है, यानी कौन नहीं चलता हमारे वहां, पहाड़। ठीक है, ये अचल पहाड़ का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ पर्वत ये चलते ही नहीं है, एक जगह पे स्थिर रहते हैं। ठीक, तो ये अचल है। कौन सा, देखो आप इसको ध्यान समझना, ऐसा पहाड़ जहां सूर्य का अस्त होता है उसे कहते हैं अस्ताचल। जिस पहाड़ी पर सूर्य का अस्त होता है उसे कहते हैं अस्ताचल। ठीक है, ये अर्थ बैठता है इसका। अब अगला जो शब्द है, देखिए अगला जो शब्द है, इसमें लिखा हुआ है मधुत्सव। मधुत्सव, अब हमें ये देखना है कैसे दीर्घ हुआ। ठीक है, मधु हमेशा ध्यान रखना छोटा लिखा जाएगा, और सामने से उत्सव है। ठीक, अब छोटा छोटा मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ उ बन जाएगा, इसीलिए इसको मधुत्सव दीर्घ लिखा है। अब दोनों का अर्थ भी पता होना चाहिए हमें। ठीक है, देखो मधु के अर्थ बहुत सारे होते हैं। ठीक, मधु का अर्थ है जो है, हम यहाँ से हम शहद और बहुत सारी चीजें इसमें मधु का अर्थ होता है। लेकिन मधु का अर्थ एक चीज हम जोड़ के देखें तो मधु हमारे वहां बसंत को भी कहते हैं, बसंत ऋतु को भी कहते हैं। ठीक है, बसंत ऋतु को भी क्या बोलते हैं, मधु कहते हैं। और बसंत ऋतु में मनाया गया उत्सव क्या कहलाएगा, मधुत्सव कहलाएगा हमारा। ठीक है, तो अगला यहाँ पे देखें, एक और शब्द लिखा हुआ है विधुदय। ये देखिए, विधुधन उदय से बना हुआ है, विधुदय। ठीक है, विधुधन उदय से बना हुआ है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। अब इसको अगर हम देखें, इस शब्द को देखें, इसका अर्थ भी समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, कैसे, विधु का मतलब है चंद्रमा, विधु कहते हैं, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। विधु, विधु किसका पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ चंद्रमा और साथ में उसका उदय। ठीक है, चंद्रमा का उदय मतलब विधुदय कहलाएगा। ठीक, ये चंद्रमा का पर्यायवाची भी याद रखें आप लोग। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो एक शब्द लिखा हुआ है मंजूषा, ये देखिए मंजूषा शब्द लिखा हुआ है, मंजूषा। अब इस शब्द को हम देखें तो ये शब्द बनता है, देखिए ये। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप मंजू लिखेंगे, मंजू छोटा लिखा जाता है। ठीक है, और इस मंजू का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची है मंजू। ठीक है, मंजू कहते हैं सुंदर को। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखें तो मंजूधन उषा से बना हुआ है, ये बना है मंजूधन उषा। उषा कहते हैं भोर को, भोर मतलब सुबह, यानी कि जब प्रातः काल होती है उसे कहते हैं उषा या भोर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके जोड़ेंगे सुंदर भोर, यानी कि ऐसी सुबह जो बहुत सुंदर है उसे कहते हैं मंजूषा। ठीक है, मंजू शब्द हमेशा सुंदर के लिए प्रयोग होता है। ठीक, और एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर मृगांक, ये देखिए मृगांक शब्द है। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये मृगधन अंक बनता है। ठीक है, मृगधन अंक। ठीक, अब ये मृग तो हमारे वहां वैसे देखा जाए तो हरिण को कहते हैं, और ये शब्द हम बहुत बार गलत भी लिखते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी हरिण होता है इसको आप हिरण मत समझिए, ये हिरण नहीं होता, हिरण अशुद्ध लिखा होता है, ये शब्द शुद्ध होता है हरिण। ठीक है, अब मृग वैसे हरिण के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो गौ का अर्थ होता है गमन करना। ठीक है, और मृग का अर्थ होता है जंगल में गमन करने के लिए प्रयोग होता है, जैसे हम मृगराज कह देंगे, यानी शेर के लिए प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कह देंगे
शाखा मृग कहेंगे, यानी बंदर के लिए प्रयोग हो जाएगा। शाखा मृग मतलब शाखाओं पर मृग यानी विचरण करने वाला, गमन करने वाला। गौ का अर्थ होता है गमन करने वाला। तो यहाँ पर मृग का लिए ये अभी तो मृगांक जो है मृग के लिए प्रयोग हुआ है। तो अगर देखें तो मृग यानी हरिण, जैसे हरिण। और अंक, अंक का मतलब होता है धब्बा। अंक का मतलब होता है धब्बा या लांछन, या लांछन भी कह सकते हो, या लांछन को भी कहते हैं, या अंक। अंक का अर्थ वैसे गोद भी होता है। ये 3-4 अर्थ निकलते हैं इसके, धब्बा, लांछन, गोद, और एक हमारी गिनती भी होती है अंक। ठीक है, इसके जो है ये अनेकार्थी शब्द हैं, बहुत सारे शब्द निकलते हैं इससे। अब यहाँ पे हमने ये देखना है मृगांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो मृग जैसे अंक, यानी कि जो मृग जैसे धब्बे दिखते हैं वो चांद में दिखते हैं, इसीलिए चांद को जो है, चंद्रमा को मृगांक भी कहा गया है। ठीक है, अब ऐसे ही एक शब्द है जैसे शशांक भी कहते हैं। ये देखिए, जैसे शशांक भी कहते हैं। अब शश धन, शश धन अंक, अंक का अर्थ आपको पता है धब्बा होता है, लांछन होता है। ठीक है, तो यहाँ शशांक का मतलब क्या हो गया? शश मतलब खरगोश को कहते हैं हमारे वहां, खरगोश। ठीक, शश मतलब खरगोश, और अंक हो गया शशांक है। ठीक है, तो ये बना किससे है? शश धन अंक। शश कहते हैं खरगोश को, किसको कहते हैं हमारे वहाँ? खरगोश को कहते हैं। ठीक है, तो खरगोश जैसे धब्बे किसमें दिखते हैं? कभी कभी हमारे वहाँ ये कहावत है कि खरगोश जैसे भी धब्बे दिखते हैं, किसमें? चांद में दिखते हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया? शशांक कहा गया। और यहाँ पर भी तो दीर्घ संधि है, यहाँ पर भी क्या हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। जैसे यहाँ पर अ प्लस अ मिलेगा, आ बन जाएगा, शशांक हो गया। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे शब्दों को देख लिया है कि दीर्घ संधि ये शब्द है। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो है अगली क्लास हम शुरू करेंगे। अगली क्लास में जो है हम अगली संधि पढ़ेंगे, गुण संधि। ठीक है, तो अभी तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद, और इसे जो है आप लोग लाइक करें, शेयर कर दें। ठीक है, और जो लोग भी हमारी क्लास को पढ़ते हैं यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, सॉरी ऑफलाइन क्लास है, और आप लोग जो है कोशिश करें अधिक से अधिक इस तरीके से आप रिवीजन करें, आपके लिए ये क्लास है। ठीक है, बाकी आप लोग इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।